नमस्कार साथियों। मैं शंकर सातनकर। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं इंश्योरेंस इंश्योरेंस इन इंडिया। हम एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम पढ़ेंगे। इंश्योरेंस के बाद में हम सिक्योरिटी मार्केट से संबंधित पढ़ेंगे, सेबी के विषय में पढ़ेंगे। एक के बाद एक शेयर मार्केट से संबंधित छोटी बड़ी जितनी भी शब्दावलियां है हम पूरी पढ़ेंगे। ये वीडियो यदि शुरू से अंत तक देख लिया तो शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी डाउट हमारे मन में बिल्कुल भी नहीं रह सकता। कोशिश हम करेंगे कि एक छोटी से छोटी बात भी हम इसके अंदर डिस्कस कर ले। भारत में बीमा का इतिहास बहुत पुराना है और इसका उल्लेख मनु की जो मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य का जो धर्मशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इन सभी में जो है वो बीमे का कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है। भारत में पहली बीमा कंपनी के रूप में 1818 ईस्वी में, पहली बीमा कंपनी के रूप में 1818 ईस्वी में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जीवन बीमा संबंधी कार्य शुरू किया था। तो सबसे पहले बीमा कंपनी भारत की कौन सी? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और कब शुरुआत की गई? 1818 ईस्वी में। इसके बाद में दूसरी जो बड़ी कंपनी थी वो थी 1870 ईस्वी की बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी 1870। और 1912 ईस्वी में आया इंडियन लाइफ बीमा कंपनीज एक्ट। कब? 1912 ईस्वी में इंडियन लाइफ 1912 ईस्वी में इंडियन लाइफ बीमा कंपनीज एक्ट। और इस तरीके से भारत में बीमे का विकास धीरे 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 एक व्यवस्थित तरीके से होना शुरू हो गया। हम बात करते हैं IRDAI। IRDAI IRDAI भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसे इरडा भी कहते हैं। इरडा, IRDA, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में बीमे को नियंत्रित करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो IRDA, इरडा। और इसकी स्थापना हुई है मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर। मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर। तो 1999 में यह अधिनियम बना और इरडा की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन बनता है IRDA की स्थापना कब हुई? 2000 में हुई। किस अधिनियम के तहत? तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत। क्या करता है IRDA? IRDA के यदि कार्य देखें तो बीमा कंपनियों का पंजीयन तथा विनियमन करना। IRDA के क्या कार्य है? बीमा कंपनियों का पंजीयन करना तथा विनियमन करना, उसे रेगुलेट करना। दूसरा है पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा करना। दूसरा कार्य है पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा करना। बीमा में व्यावसायिक संगठनों को बढ़ावा देना। बीमा में व्यावसायिक संगठनों को बढ़ावा देना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमे के प्रकार। तो बीमे के प्रकार में यदि देखें तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब जीवित व्यक्ति का बीमा करना, जीवित व्यक्ति का बीमा करना। दूसरा है स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। मोटर बीमा, मोटर इंश्योरेंस। और असेट इंश्योरेंस, संपत्ति का बीमा करना। और यात्रा बीमा, ट्रेवल इंश्योरेंस। तो बीमे के प्रकार हो गए लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, एसेट इंश्योरेंस और ट्रेवल इंश्योरेंस। भारतीय बीमा उद्योग की संरचना जो है यदि हम देखें तो शीर्ष पर है इसमें वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, और उसके नीचे इरडा, IRDA, नियमित रेगुलेट करने वाली जो संस्था है IRDA। और बीमे के मुख्य रूप से दो भाग, जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा। बीमे को हम दो भागों में बांटेंगे, जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा। तो जीवन बीमा करने वाली भी कंपनियां दो भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और निजी क्षेत्र की कंपनियां। क्या? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां। और इधर यदि देखें तो गैर जीवन बीमा, इसमें भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और निजी क्षेत्र की कंपनियां। तो हम बात करते हैं LIC, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई है 1 सितंबर 1956, 1 सितंबर 1956, और राष्ट्रीयकरण किया गया इसका 1 सितंबर 1956। LIC 1 सितंबर 1956। क्या उद्देश्य है इसका? तो बेहतर सामाजिक सुरक्षा के लिए, बेहतर सामाजिक सुरक्षा के लिए, बेहतर सामाजिक सुरक्षा के लिए हम LIC की बात कर रहे हैं। तो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1 सितंबर 1956, और उद्देश्य क्या था? बेहतर सामाजिक सुरक्षा के लिए। दूसरा है GIC, GIC अर्थात जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो दो प्रमुख कंपनियां, LIC जो जीवन बीमा करने वाली, और GIC मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो वस्तुओं का बीमा करती है। और इसकी स्थापना हुई है 22 नवंबर 1972 को, 22 नवंबर 1972 को। तो 1 जनवरी 1973 के साथ इसने काम करना शुरू किया। 1 जनवरी 1973 को 4 कंपनियों के साथ इसने काम करना शुरू किया। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये 4 कंपनियों के साथ इसने 1 जनवरी 1973 से काम करना शुरू किया। तो LIC की बात की हमने, LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956, और GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC की स्थापना 22 नवंबर 1972, और 4 कंपनियों के साथ इसने काम करना शुरू कर दिया था। और 4 कंपनियां कौन सी? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दी न्यू इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आगे हम देखें, अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट की, कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो जो मार्केट है उसको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट अर्थात ऐसी कंपनी जहां धन का लेन देन जो होता है अल्प अवधि के लिए होता है, और इसे RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो वही पूंजी बाजार की बात करें तो पूंजी बाजार एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें व्यापक अवधारणा जिसमें प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, दीर्घकाल के लिए ऋण देने वाली संस्था है। जहां मनी मार्केट हमने पढ़ा, जहां अल्पकालीन धन का लेन देन होता है तो मनी मार्केट, और जहां दीर्घ अवधि के लिए धन का लेन देन होता है तो वो कहलाता है पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट। और इसमें डिबेंचर, बॉन्ड, वो अन्य जो इकाइयां होती है औद्योगिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन धन उपलब्ध कराया जाता है। क्लियर हो गया? तो पूंजी बाजार एक दीर्घकालीन बाजार है जिसमें दोनों माध्यमों से अंश पत्र तथा ऋण
इत्यादि के माध्यम से पूंजी की उगाही की जाती है। तो पूंजी बाजार के प्रमुख घटक में यदि बात करें तो शेयर, प्रतिभूति, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड इत्यादि के माध्यम से दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था की जाती है। इसे प्रतिभूति बाजार भी कहते हैं। तो पूंजी बाजार जहां लंबी अवधि के लिए धन का लेन देन होता है तो पूंजी बाजार, और मुद्रा बाजार जहां धन का लेन देन अल्प अवधि के लिए होता है, जहां पूंजी बाजार का नियंत्रक सेबी है और मनी मार्केट का नियंत्रक जो है आरबीआई है। पूंजी बाजार को हमने दो भागों में बांटा है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। हम बात कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार। सॉरी, यहां नए निर्गमों का बाजार है। इसमें प्राथमिक रूप से स्थापित होने वाली नई कंपनियों के शेयरों को पहली बार बेचा जाता है। क्या बोला हमने कि यह नए निर्गमनों का बाजार है। इसमें प्राथमिक रूप से स्थापित होने वाली कंपनियों के शेयरों को पहली बार बेचा जाता है, और इस प्रकार नई स्थापित होने वाली कंपनियां जो शेयर जारी करती है उसे आईपीओ कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो प्राथमिक बाजार में जो भी प्रतिभूतियां बिकने के लिए आती है वे मूल रूप से निर्गत ऐसी प्रतिभूतियां होती है जिनका स्वामित्व प्रतिभूतियों को निर्गत करने वाली कंपनियों के पास में होता है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट द्वितीयक बाजार द्वारा पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है। पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है। क्लियर हो गया? तो दोनों में अंतर भी देखेंगे हम, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां नए अंशों का विक्रय किया जाता है, और यहां पर क्या है, एक ऐसा मार्केट जहां पहले से बिके हुए अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय का तरीका प्रत्यक्ष होता है और यह अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्राइमरी मार्केट में किसी भी शेयर का एक ही बार विक्रय होता है, और सेकेंडरी मार्केट में शेयरों का बार बार क्रय विक्रय होता है, खरीदी बिक्री होते रहती है। जो प्राइमरी मार्केट का जो शेयर होता है उसका निश्चित मूल्य होता है, और सेकेंडरी मार्केट के जो शेयर होते हैं उनका मूल्य मांग और पूर्ति के अनुसार बदलते रहता है। मांग और पूर्ति के मूल्य द्वारा इसका मूल्य निर्धारित होते रहता है, उसमें उतार चढ़ाव होते रहता है। कंपनी की स्थापना और विस्तार के लिए पूंजी एकत्र की जाती है। जो नई कंपनी स्थापित होती है उन्हें और अधिक धन की आवश्यकता होती है तो अपने शेयर बेचकर मार्केट से प्राप्त करती है। तो कंपनी की स्थापना और विस्तार के लिए पूंजी एकत्र की जाती है, और यहाँ पर कंपनी को पूंजी की प्राप्ति नहीं होती। वो जो दलाल होते हैं वो शेयरों का क्रय विक्रय करते रहते हैं और वही उसका लाभ कमाते रहते हैं। तो पूंजी बाजार हमने पढ़ा। तो पूंजी बाजार जहां पर धन का जो लेन देन होता है डिबेंचर्स, बॉन्ड आदि के माध्यम से दीर्घ अवधि के लिए किया जाता है, और ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट जहां नए अंशों का विक्रय किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट ऐसा मार्केट जहां पहले से बिके हुए अंशों का बार बार क्रय विक्रय किया जाता है। अब हम देखेंगे शेयर मार्केट से संबंधित शब्दावली। तो सबसे पहला है सिक्योरिटी अर्थात प्रतिभूति। बार बार ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते रहता है, पूछा जाता है, ये सिक्योरिटी प्रतिभूति क्या है। तो प्रतिभूति एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसका विक्रय करके वित्त की उगाही की जा सकती है। क्या ये प्रमाण पत्र है? सिक्योरिटी क्या है? एक प्रमाण पत्र है
जिसका विक्रय करके वित्त की उगाही की जा सकती है, जिसके पास कुछ मौद्रिक मूल्य होता है। क्लियर हो गया? सिक्योरिटी। इसके बाद में है सिक्योरिटी के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है अंश या शेयर प्रतिभूति। अंश या शेयर प्रतिभूति। दूसरा जो शब्द है वो है इक्विटी शेयर। दूसरी शब्दावली है इसमें इक्विटी शेयर। तो सिक्योरिटी समझ में आ गया। सिक्योरिटी क्या है? एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसका विक्रय करके वित्त की उगाही की जा सकती है। और अब है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर जिसे हिंदी में समता अंश कहते हैं। समता अंश। इक्विटी शेयर अर्थात समता अंश। समता अंश वे अंश है जिन्हें अपने द्वारा धारित अंशों के अनुपात में ही कंपनी का स्वामित्व प्राप्त होता है। 2% शेयर है तो 2% स्वामित्व कंपनी का। 4% शेयर है तो 4% कंपनी का स्वामित्व। मतलब जितना शेयर होगा उतनी कंपनी का स्वामित्व भी हमारे पास होगा। तो इसे क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर। समता अंश वे अंश है जिन्हें अपने द्वारा धारित अंशों के अनुपात में ही कंपनी का स्वामित्व प्राप्त होता है और इन अंशधारियों को मताधिकार प्राप्त होता है जिसका उपयोग कंपनी के निदेशक चुनने में किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई? अब हम देखेंगे बोनस शेयर। बोनस शेयर। हमने इक्विटी शेयर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बोनस शेयर। जब किसी कंपनी का अवितरित लाभ बहुत अधिक हो जाए तो वह उस अवितरित लाभ को अंश पूंजी के रूप में परिवर्तित कर सकती है। तो इसे बोनस शेयर कहते हैं। क्या बोला? जब किसी कंपनी का अवितरित लाभ बहुत अधिक हो जाए तो वह इस अवितरित लाभ को अंश पूंजी के रूप में परिवर्तित कर सकती है। इसे बोनस शेयर कहते हैं। फिर अगला है राइट इशू। राइट इशू बड़ी अच्छी शब्दावली है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट इशू कंपनी के वर्तमान अधिकारियों को प्रथम अधिकार के रूप में नए शेयर का निर्गमन करना राइट इशू कहलाता है। क्या है? कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को प्रथम अधिकार के रूप में नए शेयर का निर्गमन करना राइट इशू कहलाता है। कंपनी के शेयर जिसके पास में है और कंपनी यदि नए शेयर और बेचना चाहती है तो जो पुराने शेयर धारक है उनका जो पहला हक बनता है कि ये शेयर खरीदने के लिए उन्हें मौका दिया जाए, तो इसे कहते हैं राइट इशू। फिर से देखिए, कंपनी की वर्तमान अंशधारियों को प्रथम अधिकार के रूप में नए शेयर का निर्गमन करना राइट इशू कहलाता है। अब हम देखेंगे डेब्ट सिक्योरिटी। डेब्ट सिक्योरिटी अर्थात ऋण प्रतिभूति। डेब्ट सिक्योरिटी ऋण पत्र कंपनियों के लिए दीर्घकालीन पूंजी की प्राप्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या? ऋण पत्र कंपनियों के लिए दीर्घकालीन पूंजी की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऋण पत्र के आधार पर कंपनियां ऋण प्राप्त करती है। ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है, मालिक नहीं। मालिक नहीं। ऐसी प्रतिभूतियां जिसमें क्रेता को स्वामित्व नहीं बल्कि निर्धारित दर पर ब्याज तथा समय पूर्ण होने पर मूलधन पाने का भी अधिकार हो, ऋण प्रतिभूति कहलाती है। क्या? डेब्ट सिक्योरिटी। क्या? एकदम सही सा उत्तर इसका, डेब्ट सिक्योरिटी ऐसी प्रतिभूतियां जिसमें क्रेता को स्वामित्व नहीं बल्कि निर्धारित दर पर ब्याज तथा समय पूर्ण होने पर मूलधन पाने का भी अधिकार हो, ऋण प्रतिभूति कही जाती है। सिर्फ 2 लाइन में उत्तर लिखेंगे उसका, 2 लाइन ही पता होना चाहिए। क्या? ऐसी प्रतिभूतियां जिसमें क्रेता को स्वामित्व नहीं बल्कि निर्धारित दर पर ब्याज तथा समय पूर्ण होने पर मूलधन पाने का भी अधिकार हो, ऋण प्रतिभूति
डेब्ट सिक्योरिटी कहलाती है। अब है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इसे हुंडी भी कहते हैं और विनिमय पत्र। बार बार जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो हुंडी के बारे में पढ़ते रहते हैं। क्या होता है हुंडी, ये देखिए। तो विनिमय पत्र या हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो विनिमय पत्र या हुंडी एक गैर ब्याज धारक एवं लिखित आदेश है। क्या है? विनिमय पत्र या हुंडी एक गैर ब्याज धारक या लिखित आदेश है जो एक पक्ष को एक पूर्व निश्चित अवधि के पश्चात किसी दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। बड़ा सरल सा है एकदम। एक क्या है, लिखित आदेश है जो एक पक्ष को एक पूर्व निश्चित अवधि के पश्चात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना जो 1988 में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई और 12 अप्रैल 1992 को इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी का जो मुख्यालय है वो बॉम्बे में है। सेबी का मुख्यालय बॉम्बे में है और वर्तमान में इसमें चेयरमैन सहित 3 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अल्पकालिक सदस्य इसमें कार्यरत है। क्या कार्य है सेबी के? तो प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना। जितने भी निवेशक जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके साथ में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो तो उनके अधिकारों का संरक्षण करना। विभिन्न उपायों से प्रतिभूति बाजार को विनियमित तथा विकसित करना। अगला कार्य यदि देखें तो स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक, यहां थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, अंडर स्टेटस और रजिस्ट्रार इत्यादि को विनियमित करना। आगे देखें तो स्टॉक एक्सचेंज तथा अन्य मध्यस्थ अर्थात जो शेयरों की खरीदी बिक्री करते हैं, जो दलाल होते हैं वो की जांच तथा उनका लेखा परीक्षण करना। प्रतिभूति बाजार से जुड़े कामगारों तथा निवेशकों को शिक्षा प्रदान कर प्रोत्साहित करना ताकि अधिक से अधिक धन जो है वो निवेश किया जा सके। विभिन्न शुल्कों की वसूली करना।
विभिन्न शुल्कों की वसूली करना। तो इस तरीके से हमने सेबी के बारे में पढ़ा कि सेबी की स्थापना 1988 में गैर संवैधानिक निकाय के रूप में, संवैधानिक दर्जा का 12 अप्रैल 1992 को। मुख्यालय कहां पर है इसका? बॉम्बे में। और मुख्य कार्य क्या है? प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना और शेयर मार्केट को विनियमित करना, रेगुलेट करना। आगे हम देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में दलाल स्ट्रीट में हुई थी और जिसे भारत सरकार ने 1956 में शेयर बाजार के रूप में मान्यता प्रदान की। तो ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये भारत का ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई भारत ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। और स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में दलाल स्ट्रीट बॉम्बे। दलाल स्ट्रीट बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई और जिसे भारत सरकार ने 1956 में शेयर बाजार के रूप में मान्यता प्रदान की। फरवरी 2017 में बीएसई स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हुई है और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो संवेदी सूचकांक है वो सेंसेक्स है। सेंसेक्स वर्तमान में इसमें 5,500 से अधिक कंपनियां पंजीकृत हैं और इसका जो संवेदी सूचकांक है वो 30 शीर्ष कंपनियों के शेयरों पर आधारित है, इसलिए इसे सेंसेक्स भी कहा जाता है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में की गई। फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में की गई और 1993 में सेबी द्वारा इसे मान्यता दी गई और 1994 में एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कार्य करना शुरू कर दिया। क्यों लाया गया ये स्टॉक एक्सचेंज? तो जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके एकाधिकार को समाप्त करने के लिए फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। 1993 में सेबी द्वारा मान्यता दी। 1994 में एनएसई द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर दिया। मुख्य प्रवर्तक कंपनी इसकी आईडीबीआई है, लेकिन अन्य प्रवर्तक कंपनियों में एसबीआई, एलआईसी, जीआईसी, आईएफसीआई और आईसीआईसीआई है। बीएसई की तरह एनएसई का मुख्यालय भी मुंबई में है और इसका सूचकांक जो है निफ्टी है। क्योंकि इसमें 50 शीर्ष कंपनियों के आधार पर यह संवेदी सूचकांक बनता है निफ्टी, इसलिए इसे निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। निफ्टी 50 के नाम से इसे जाना जाता